अब हम यहाँ पर दोस्तों समझते हैं कि एग्जैक्टली एक एंजाइम वर्क कैसे करता है, वो किस तरीके से एक्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है जिस पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है। यहाँ पर एक सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सबसे पहले बनता है, फिर यहाँ पर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो सबस्ट्रेट को चेंज करता है। यहाँ पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस होती है। एक बार एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद फाइनली जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। तो बेसिकली कोई भी एंजाइम जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से यहाँ पर कोई एंजाइम का वर्क चलता है। अगर हम यहाँ पर देखें कोई भी एंजाइम अगर अपने सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि लिए किसी भी एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करना ही है, तो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि वेंडर वॉल फोर्सेस हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो गई। इन इंट्रैक्शंस के साथ जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एक एंजाइम यानी कि एक कैटलिस्ट करता क्या है, कि बेसिकली इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम का काम होता है कि इंक्रीज करना रेट ऑफ रिएक्शन को। ना व्हाट डू वी मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि वो जो रिएक्शन है वो क्विकली हो जाए। अगर आप उस रिएक्शन को बिना एंजाइम के करोगे तो भी वो रिएक्शन हो जाएगी, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम एप्पल को अपने हाथ से छीलोगे वो छिल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर उस एप्पल को आप नाइफ से छीनोगे तो वो फटाफट हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से एंजाइम जो है चीज़ों को फास्टन कर देता है, लेस टाइम में वो चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि इंक्रीज करना रेट ऑफ रिएक्शन को। दूसरी चीज़, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। अब इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है वो ये नहीं चेंज करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, वो ये नहीं चेंज करेगा कि रिएक्टेंट कितना बनेगा या कन्वर्ट होगा। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो इसमें ये चेंज नहीं हो सकता कि पहले प्रोडक्ट विदाउट एंजाइम सिर्फ 10 बन रहे थे और अब 100 बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो वो यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। आप कैटलिस्ट को एक तरीके से समझ सकते हो कि आप पहले यहाँ पर छोटी सी पाइप से पानी भर रहे थे एक टैंक में, और अब आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया जो कि बहुत मोटी पाइप है, तो उसने फटाफट पानी भर दिया, लेकिन पानी उस टैंक में उतना ही भरेगा जितनी उस टैंक की कैपेसिटी है, उससे ना ज्यादा भरेगा, उससे ना ज्यादा कम भरेगा। तो यहाँ पर वो कभी भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा। अगर पहले ये था कि 30% रिएक्टेंट 70% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो वो उतने ही कन्वर्ट होंगे, वो चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, टाइम कब लगेगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर बेसिकली क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा, ये यहाँ पर बेसिकली किस चीज को चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें फ्री एनर्जी होती है, जिसे हम फ्री एनर्जी जी कहते हैं। अब किसी भी सिस्टम में अगर हम यहाँ पर देखें, किसी भी सिस्टम में फ्री एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी मतलब वो एनर्जी, जितनी एनर्जी हमारे पास, हमारे सिस्टम के पास वर्क करने के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि तुम्हारी सैलरी 100 रुपये है, अब 100 रुपये तो तुम्हारी टोटल सैलरी हो गई, पर उसमें से तुम खर्च क्या करोगे? शायद 50 रुपये, तो 50 रुपये तुम्हारा स्पेंडिंग मनी हो गया। ऐसे ही किसी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी होती है, उस टोटल एनर्जी में से जितनी एनर्जी यूजेबल होती है उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। तो फ्री एनर्जी यानी कि इतनी एनर्जी जो काम करने के लिए अवेलेबल होती है। तो हम जब भी एंजाइमोलॉजी में बात करते हैं हम इसी फ्री एनर्जी की बात करते हैं। और जो केमिस्ट होते हैं उसमें वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करते हैं, क्योंकि लिए उसमें वो हर एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। मतलब टेम्परेचर वो 298 केल्विन यूज़ करेंगे, पार्शियल प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच सॉल्यूट 1 मोलार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी यूज़ करने के वो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा जी नॉट।
अब इस कंडीशन में हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे बेसिकली अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है। अब अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में क्या है, हमारा ये सबस्ट्रेट है, इससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसकी खुद की कुछ फ्री एनर्जी होगी, इससे हमने यहाँ पर क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो सबस्ट्रेट है उसकी फ्री एनर्जी ज़्यादा है, जो प्रोडक्ट है उसकी फ्री एनर्जी कम है। इस कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन है उसने फ्री एनर्जी को रिलीज किया होगा, इसलिए पहले फ्री एनर्जी ज़्यादा थी, अब फ्री एनर्जी कम है, तो मतलब रिएक्शन ने फ्री एनर्जी को रिलीज किया। मतलब रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इस वाली कंडीशन में, या रिएक्शन एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। इस कंडीशन में जो डेल्टा जी नॉट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब तुमने एनर्जी रिलीज की, तुमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किया, तुमने एक्सर्गोनिक रिएक्शन किया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कहानी होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या है, ये है डेल्टा जी नॉट कि हमें यहाँ पर कितना फ्री एनर्जी जो है हमने रिलीज की। अगर हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, डेल्टा जी नॉट किसका देखना चाहते हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं। हम जो रिएक्शन है उसे आगे लेकर जा रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल रिवर्स रिएक्शन करना होता, रिवर्स रिएक्शन करना यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बनाना होता, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती। उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, ज़्यादा फ्री एनर्जी चाहिए थी, बिकॉज आई हैव टू कन्वर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सबस्ट्रेट। और इस कंडीशन में प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होता वो एंडरगोनिक रिएक्शन होता। इसी में एक चीज आती है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर एक और चीज आपको दिख रही है, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट हमें क्या बताता है कि आप कभी भी किसी चीज को चेंज करो, आप यहाँ पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ट्रांजिशन स्टेट वो हाईएस्ट एनर्जी होती है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, जो जहाँ पर यहाँ पर एक अनस्टेबल चेंज होने वाला है, एक स्टेज है जो अनस्टेबल और यहाँ पे एक चेंज होने वाला है। चेंज क्या होगा, जो आपका पहले वाला प्रोडक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं, पहले वाला जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के बीच में जितने भी बॉन्ड्स थे वो टूटेंगे और प्रोडक्ट के लिए नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो ये होगा इस ट्रांजिशन स्टेट पे। सो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, जिसमें यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड्स पार्शियली ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स पार्शियली फॉर्म होंगे, और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन बहुत अनस्टेबल है और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी है, इसके लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब हमें रिएक्टेंट को पहले इस ट्रांजिशन स्टेज पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट की सिंथेसिस होगी, तो हमें यहाँ पर रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ पर क्या हो सके, ट्रांजिशन स्टेट में जा सके और ट्रांजिशन स्टेट में जाके प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर सके। अब इस कंडीशन में जो कैटलिस्ट है वो यहाँ पर क्या करता है, कैटलिस्ट बेसिकली यही जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसे कम करता है। यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत थी, वहीं पे जो अगर हम एंजाइम को यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो यहाँ पर इस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो डेल्टा जी नॉट है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का, एक ऐसे रिएक्शन का जिसमें हमने कैटलिस्ट नहीं डाला है, और ये है डेल्टा जी नॉट एक कैटलिस्ट रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है यानी कि जो एंजाइम होता है उसका एक और मेन काम होता है कि ट्रांजिशन स्टेट में चीज़ों को लेकर आए, लेकिन उस कंडीशन में जो उसे फ्री एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो उसके लिए उसे कम चाहिए होगी। तो ये काम भी होता है इसका, लोअरिंग करना एक्टिवेशन एनर्जी को। तो इस तरीके से भी एंजाइम वर्क करता है। तो एंजाइम ने बेसिकली क्या क्या किया, इंक्रीज किया रेट ऑफ रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं किया, और उसने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस किया। अगर हम इसी में एक और चीज़ देख लें, एक और चीज़ आती है रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप यानी कि जब भी हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ की सिंथेसिस पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, यूरिया साइकिल फॉर एग्जांपल जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हर किसी में हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। बट रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब क्या होता है?
क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस या कोई भी यूरिया साइकिल या ये सब जो हैं ये एक ऐसे हैं जिनमें मल्टी स्टेप है। मल्टी स्टेप यानी कि इसमें हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हर एक एंजाइम होगा कि हर एक स्टेप पे हर एक एंजाइम को यूज़ किया जाएगा। तो इस कंडीशन में रेट लिमिटिंग स्टेप वो वाला स्टेप होगा जिस एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, उस एंजाइम को हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। मतलब उस रिएक्शन को हम यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, जिसमें एक ऐसा एंजाइम इन्वॉल्व है जिसे हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो इसी एंजाइम पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम उसे रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, एंजाइम्स एक्सक्लरेट अ रिएक्शन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। कि एक एंजाइम जो होता है रिएक्शन को एक्सक्लरेट करता है इन सब में से कौन से चीज़ से। क्या लग रहा है इसका जवाब आप सभी को? देखो, डिक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, increasing the free energy difference between substrate and the product, increasing the turnover number of the enzyme। यहाँ पे इनमें से जो एंजाइम है वो क्या करता है जिसकी वजह से बेसिकली जो एंजाइम है वो एक्सक्लरेट कर पाता है एक रिएक्शन को। 2015 दिसंबर में CSIR नेट ने ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। सो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एंजाइम है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंजाइम जो है वो डिक्रीज़ करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो वो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे रिड्यूस करता है, यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा। सो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, विदाउट एनी डाउट ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका देखो क्या लग रहा है। CSIR ने ये क्वेश्चन भी वंस अगेन प्रीवियस ईयर में पूछा था। देखो ज़रा क्या लग रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और आपको इसके ऊपर जवाब देना है। क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, आपके सामने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एंजाइम्स एनहेंसेस रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 2 to 10। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज स्लोअर्ड बाय द एंजाइम्स। The interactions between the enzymes and the substrates are hydrogen bonding, hydrophobic and ionic. Substrate concentration does not affect the rate of catalyzed reaction. सबसे पहले देखिए कि एंजाइम एनहेंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय 2 to 10 फैक्टर। और हाँ, इसमें हमें यहाँ पर बताना क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो 2 to 10 फैक्टर से नहीं इंक्रीज करता है, ये सीधा 10 की पावर 6 या 10 की पावर 12 से इंक्रीज करता है। तो ये गलत हो गया। तो हमें पता चल गया ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, पक्की बात है, बी ऑप्शन सही है, ये भी नहीं हो सकता। एंजाइम सबस्ट्रेट नॉन कोवलेंट बॉन्ड से इंटरेक्ट करते हैं, ये भी सही है, ये नहीं हो सकता। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैसे? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी तो करेगी ना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी तो चीज़ें डिपेंड होगी। जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही रिएक्शन ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट।